प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ओल की फसल लगा रखी है वह अभी बंटवार की अवस्था पर है और इस समय फसल की बंटवार कई कारणों से बाधित होती है। इससे बचने के लिए किसानों को अभी से ही कुछ जरूरी कार्यों को करना जरूरी है, तभी आप अपनी ओल की फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए ओल की फसल के सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं। त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS सिंह से। अभी जो मुख्य सस्य क्रियाएं हैं जिससे आप ओल का अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें है खरपतवार का नियंत्रण, जो उर्वरक की दूसरी मात्रा बची हुई है उसका प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अगर कार्य करेंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आते हैं खरपतवार का नियंत्रण। किसान भाइयों, अभी आपकी ओल की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इसमें खरपतवारों का काफी प्रकोप होता है, तो आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा तथा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही इस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना जरूरी है तथा इसके बाद उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। समय पर खरपतवार का नियंत्रण आप नहीं कर पाए तो इससे उपज में भारी गिरावट आ जाती है। तो इसके लिए तो आप सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, एक तो 40 से 50 दिन के बीच में और दूसरा करीब 70 से 75 दिन के बीच में। तो अभी जो आपकी फसल की अवस्था है वो करीब दूसरी 40 से 50 दिन या 60 दिन भी हो गया होगा, तो उसमें आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आप मजदूर लगाकर खुरपी से आप निकाल सकते हैं या हैंड हो चलाकर भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक खरपतवार नाशी है क्विजालोफोप इथाइल, उसका करीब 60 से 70 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के दर से अगर उसको अप्लाई करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, तो इससे भी खास करके सकरी पत्ती वाली जो आपके खरपतवार है उसका बहुत अच्छा से नियंत्रण हो जाता है और इस तरह आपके पौधों का बढ़वार अच्छा होगा और अच्छी उपज प्राप्त होगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो उर्वरक की दूसरी मात्रा बची हुई है, एक तो उर्वरक की मात्रा आप जब लगाते हैं, बुआई करते हैं उस समय दे देते हैं, और दूसरा जब खरपतवार निकालते हैं उस समय जो दूसरी मात्रा बची हुई है करीब 45 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 60 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधों के जड़ों के पास देकर और आप पौधे पर मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद में अगर किसान भाई के पास अगर मल्चिंग मटेरियल जैसे पुआल हो गया या सूखी खरपतवार या किसी भी तरह का पेड़ पौधा का अगर पत्ती टहनी सब है, तो वो अगर पौधों के जड़ों के पास अगर खेत में डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो खरपतवार आने वाले हैं उसका भी करीब करीब नियंत्रण हो जाता है और आपके खेतों में जो नमी है वो बहुत दिन तक बरकरार रहेगी। इससे क्या होगा कि आपका पौधों का बढ़वार अच्छा होगा और आपको अनंत अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो इस तरह से अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है किसान भाइयों कि अभी बरसात शुरू होने वाली है, मानसून आने वाला है, तो उस समय सिंचाई से ज़्यादा जरूरी आपको जल निकास की हो जाती है। ओल की फसल में तना गलन का भी आक्रमण उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर पानी का भराव अधिक होता है। ये एक मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। तो किसान भाइयों, इस रोग से निजात पाने के लिए आपको जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। अगर समुचित जल निकास की व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तना गलन या तना सड़न नाम के एक रोग हो जाएगा ओल में, और जो तना के जो सटा हुआ भाग है मिट्टी से वहाँ पे तना सड़ जाएगा और पौधा गिर जाएगा और इससे आपको उपज में भारी आपको हानि के सामना करने पड़ेगी। तो इससे आप बच सकते हैं कि समुचित जल निकास की व्यवस्था करके आप इसका बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके बाद भी अगर आपके पौधों में वो तना गलन या तना सड़न नाम की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए आपको कैप्टन नाम के एक जो रसायन है उसका 2% घोल बना के और तना के चारों तरफ मिट्टी को भिगा दें 15 दिन के अंतराल पे,
तो इससे भी आपको उस रोग से नियंत्रण हो जाएगा और आप एक अच्छी उपज ले सकते हैं। बांस दुनिया भर के सभी पेड़ों में एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी परिवेश में तेजी से विकसित होता है। खराब मिट्टियों या खाली जगहों पर इसकी खेती करके किसान न केवल अपने उपयोग में ला सकते हैं बल्कि अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से करें आप बांस की खेती, जिस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधरन। देखिएगा, ये जो नेशनल बैम्बू मिशन हुई थी 2006-2007 में, वो 5-6 साल चली। अभी नया जो किया है रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन हुई है 2018 से 2020 तक, तो 3 साल के लिए चलेगी। किसान भाइयों को हर कोई आप वन विभाग के पौधाशाला चले जाएगा, आपको पौधा मिल जाएंगे। फिर जो झांसी स्थित एक केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ भी आपको पौधा मिल जाएंगे। जो 18 प्रजाति जो भारत सरकार ने यहाँ जो भारत में लगाने के लिए कह दिया है, उसमें मान के चलेगा बैम्बूसा वल्गैरिस है, ये बहुत अच्छा है। वो 20 टन प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, 20 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है, वो बहुत सबसे अच्छा है, जो कागज मिल में बहुत सारे उपयोग में चले जाते हैं। आजकल उसका शर्ट्स भी बनते हैं, फैब्रिक्स है, टेक्सटाइल्स में उसका बहुत उपयोग हो रहा है। उसके बाद आता है बैम्बूसा बल्कोवा, ये थोड़ा कांटेदार है, कांटे भी रहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, उसको बीमा बांस बोलते हैं। फिर है पीला बांस, वो वैसे तो जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में शोभा के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी वो कमर्शियल के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद लाठी बांस भी है, उसका भी बहुत उपयोग है। वैसे तो किसान भाई बहुत कम लगाते हैं, जो वन विभाग जंगलों में लगाते हैं लाठी बांस ही लगाते हैं। उसके अलावा आपका हो जाएगा आती बांस, और डेंड्रोकेलामस जाइंटियस बोलते हैं, 40-40 मीटर तक उसका लंबाई होती है। और ये ज़्यादा जो वर्षा ज़्यादा है उसी इलाके में आते हैं। उसके बाद आपका हो गया बैम्बूसा टुल्डा है, ये ऐसा प्रजाति है हर कोई मिट्टी में बहुत अच्छा आ जाती है, कम वर्षा में भी आ जाती हैं, सूखे वाले इलाके में आ जाते हैं। और मान के चलेगा 15 दिन में एक बार पानी देके उसको जब पौधा आप लगा देंगे, अच्छे किस्म वाले जो कलम का है, आजकल टिश्यू कल्चर भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े बायोटेक्नोलॉजी लैब्स है, वो लोग भी तैयार करते, 30 रुपये तक की रहते है एक पौधा का कीमत। तो लगा देंगे, मान के चलेगा 1 बाई 1 मीटर गड्ढे खोदेंगे, 1 मीटर क्यूबिक मीटर का गड्ढे। जब खेत के अंदर लगानी है आपको 4 बाई 4 मीटर या 5 बाई 5 मीटर, इसको हम कहेंगे ब्लॉक प्लांटेशन। मेड़ों पे लगानी है 5 बाई 5 मीटर, बहुत अच्छा रहेगी। फिर उसमें 1 तसला 2 तसला सड़ी काट डालनी है, थोड़ा दीमक के लिए तिमेट एक दवा आती है डालनी है, उसमें पौधा लगा दीजिएगा। जो उस टाइम पानी देनी है उतना ही देनी है। जब वो पौधा लग जाएगी उसके बाद हर एक 15 दिन में पानी डालनी है। दूरी तो वही है, इसमें ज़्यादा कोई मैनेजमेंट का कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि चटाई करनी है, निराई गुड़ाई बीच बीच में करनी है। जब वो टिक जाएगी फिर 34 साल से इसका कटाई शुरू हो जाएगी। जब 4 साल हो जाएगी 34 साल वाला काटेंगे, फिर पहली साल वाला रहेगी, दूसरी साल वाला, फिर तीसरे साल वाला, अगले साल तक वो 34 साल में आ जाएगी। ये तो हमेशा के लिए रहेगी। किसान भाइयों, शुरुआती 3 वर्षों तक बांस के खेत से कोई भी आमदनी नहीं होती है, इसलिए खाली पड़ी जगह पर अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करना उचित रहता है। अंतर्वर्तीय फसलों में सब्जियां, अरहर, लोबिया, चना आदि के खेती कर सकते हैं। बांस की खेती के लिए सरकार भी अनुदान देती है। ये बल्लियों में चले जाते हैं, मान के चलिएगा 100 रुपये में, 150 रुपये में एक बल्ली चले जाते हैं। जो भी किसी को चप्पर बनानी है, कोई मशरूम का खेती करनी है, वो ले जाएंगे। एक बार उदाहरण के लिए वन विभाग भी ले जाते हैं किसान से, यार हमें कलम तैयार करनी है। खुद हम लोग भी किसान के खेत से ले आए हैं, जो मेड़ों पे 100 पेड़ लगा दिए थे, वो आज की डेट में 10 साल हो गई है। फिर हम वहाँ से उनसे भी हम खरीद के ले आते हैं। फिर उसके बाद कागज मिल वाले लगभग 5000 प्रति टन मिल जाएंगे। जो कागज मिल वाले जो आज की मार्केट है 5000 प्रति टन मिल जाते हैं। सब्जी में इसका उपयोग होती है। जो नया कल्ले आते हैं, वैसे तो वन में जो जंगल में आप जाके उसको उखाड़ेंगे तो वो ऑफेंस है। अच्छा अचार भी बन जाता है, सब्जी भी बन जाते हैं, तो बहुत उपयोग है। जो इस खेती में जो लागत होगी 1 लाख से कम ही होगी। जब लाभ है 4 से 5 लाख तक मिल जाएंगे 1 एकड़ में। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी।
इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। उत्तर भारत में पूर्वानुमानित अवधि में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। गरज वाले बादल बनने के साथ तेज हवा या आंधी एवं हल्की वर्षा हो सकती है। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि भाइयों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मध्यम अवधि के धान की किस्मों को बीज स्थली में गिराने का उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए संतोष, सीता, सरोज, राजश्री, प्रभात, राजेंद्र सुवासनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती, कामिनी सुगंधा किस्में अनुशंसित हैं। बीज को बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो की दर से मिलाकर बीजोपचार करें। खरीफ प्याज की नर्सरी गिराएं। छोटी छोटी उथली क्यारियों जिसकी चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई सुविधानुसार रखें। बीज को पंक्तियों में गिराएं। N53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज गिराने के पूर्व बीज को कैप्टन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार कर लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में एवं अदरक की मरान एवं नदियां किस्मों की बुआई करें। अरहर, तिल एवं सूर्यमुखी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में गोबर की खाद, कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये भूमि की जल साधारण क्षमता एवं पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाती है। बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में गोबर की खाद, कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधे को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में पलट दें। लीची तोड़ने के बाद लीची के बागियों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। झारखंड के किसान भाइयों के लिए मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी खेत में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय मानसूनी वर्षा के आगमन में विलंब के कारण अभी तक बुआई का कार्य शुरू नहीं हो सका है। भारत मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच किसान भाई अपने खेत के अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदी नाशी दवा, दलहनी फसल को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर, उर्वरक इत्यादि का प्रबंध कर लें ताकि अनुकूल मौसम में विभिन्न फसल की बुआई जल्द से जल्द कर सकें। अरहर की उन्नत किस्म बिरसा अरहर 1, BR 65, बहार, उपास 120, IPA 203 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार की उन्नत किस्म CSB 1616, CSB 17, CSH 16 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती के लिए 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार की खेती करने से पशुओं के लिए भरपूर चारा भी उपलब्ध होगा। सोयाबीन की उन्नत किस्म JS 335, बिरसा सफेद सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 1, RAUS 5, RKS 18 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। इन दिनों पशुओं में HS, गलघोंटू, लंगड़ी बुखार, सर्रा, बबेसियोसिस, PPR, दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियों की संभावना रहती है। इनसे बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं के पैरों एवं थन को पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी के घोल से धोएं। गाभिन एवं दुधारू गायों को खनिज एवं विटामिन मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को दिन में छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सेठी जिला सिवान के कृषक नंदलाल ने। यह वर्षा जल संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो नंदलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी बरसात का पानी है वो खेत का पानी खेत में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़मीन में अगर डाल देंगे तो वो पानी एक तो सुरक्षित रहेगा, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, और आगे जो भूजल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको कहीं न कहीं रोकने में हम कुछ सक्षम हो पाएंगे, कुछ योगदान दे पाएंगे। वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान हर गांव में कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह मिल जाता है जहां की काफ़ी क्षेत्र का पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है। उसके एकत्रित होने से जो एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस जगह की फसल जो है मर जाती है। उस दशा में हम किसान भाइयों को सलाह दें कि उस स्थान पर जो सबसे नीचा स्थान है जहाँ पानी एकत्रित होता है वहाँ रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जिससे कि हम वो बरसात का पानी जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसको नीचे डालकर उसको हम सुरक्षित एक्वीफर में जमा कर लेंगे। कोई ऐसा ट्यूबवेल जो कि उस क्षेत्र का वाटर टेबल नीचे जाने के वजह से खराब बंद पड़ा हुआ है और पाइप लगी हुई है, तो उसका इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उसमें हम पानी एक्वीफर में वहाँ डालते हैं जहाँ से हम पानी नहीं निकालते हैं, वो सूखा हुआ है। लेकिन चूंकि वो कई सालों तक चला तो वहाँ रेसे बने हुए हैं, पानी का भंडारण संभव है और वो पानी सुरक्षित रूप से पहुँचेगा। तो आप एक तरह से उपयोग भी कर लेंगे और कोई इन्वायरमेंटल खतरा भी नहीं होगा। नया स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए जो नया बोर बनाना पड़ेगा, और बोर बनाने के बाद सबसे पहले उसकी हौदी बनाएंगे। हौदी बनाने के बाद नीचे एक रिचार्ज आर्म बनाते हैं, उसके ऊपर हम फिल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी में मिट्टी और बहुत से कचड़े घुल के आते हैं। बरसात के पानी के साथ जो भी कचरा आ रहा है उसको छान के बाहर करना है, उसको रोकना है, उसको अंदर नहीं जाने देना है। उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, छन्ना की इकाई लगाते हैं। छन्ना की इकाई में हम क्या करते हैं कि नीचे बड़े बड़े बोल्डर, उसके ऊपर छोटी बजरी और सबसे ऊपर रेत की परत डालते हैं, और रेत की परत जो है कम से कम 2.5 फीट मोटी होनी चाहिए। बरसात के तो तुरंत बाद इसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा कचरा ऊपर रोक देती है। पहली बरसात के बाद तुरंत हटा देना चाहिए, उसके बाद तो ये सीजन निकाल देती है। हम ऐसे स्थान का पानी नीचे न जाने दें जो पहले से प्रदूषित हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगाने से हमें प्रदूषण का खतरा रहता है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गांव के पास बिल्कुल हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि गांव का जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो गांव का कचरा है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जहाँ भी पानी उपलब्ध है वहाँ पानी नीचे डाल के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे देखिए, आपको बताएं कि जो छत पे पानी इकट्ठा होता है उस पानी का रिचार्ज किया जा सकता है, और भारत सरकार का बहुत जोर है इस पर। आपने सुना होगा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके, इसमें जो अर्बन स्टेट्स की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें ताकि अनिवार्य रूप से आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, और ये सबसे सुरक्षित तरीका है। छत पे किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा सबसे कम होता है। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 6.95 pH वैल्यू का पानी मिलता है। यह पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी आसान तकनीक है कि इसमें केवल पीवीसी पाइप और फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर शहर में कंक्रीट और इससे सब चीज़ ढक गया है, तो रिचार्ज बहुत कम हो गया, सब बह के बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यदि उनका हर घर में एक छोटा सा
इसी प्रकार का एक रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें। बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अगर 2-2.5 इंच साइज का, 3 इंच साइज का भी अगर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें हैंडपम्प की साइज का, तो उसके द्वारा रिचार्ज करके हम अपना योगदान भूजल संवर्धन में कर सकते हैं। जल कैसे बचाएं? जितने जल की जरूरत हो केवल उतना ही इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल के बाद नल को कसकर बंद कर दें। जरूरत के मुताबिक ही नल को खोलें। नल लीक करने की स्थिति में मिस्त्री को तुरंत बुलाकर ठीक कराएं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की सीधी बुआई करके किसान ले सकते हैं भरपूर पैदावार। कम पानी वाले क्षेत्रों में करें ग्वार की खेती और लें अधिक उपज। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com।